हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो टॉपिक था कार्यपालिका। हमने शुरू कर दिया था कि जो भी ये पार्ट फर्स्ट की जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उस क्लासेस में लगातार हम ऐसे टॉपिक को पहले पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या जिन्हें समझने के बाद हम आगे की जो हमारे पाठ्यक्रम के लेसन हैं उन लेसन को और भी आसानी से समझ सकते हैं। यूँ तो राजनीति विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो आपकी जीके को और जो आपकी और अधिक ज्ञान को संवर्धित करता है। और इस ज्ञान को पाने के लिए जो हमें मुख्य रूप से जो हमारी मुख्य आधार है उनको हम अपने इस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। तो मुख्य आधारों की जानकारी जब आपको बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी तो आप उसके जो उप आधार हैं या और छोटे छोटे जो नियम हैं या विचारधाराएं हैं उनसे और भी बेहतर तरीके से रूबरू हो सकते हैं। ज्ञान को परिष्कृत करके जब आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसके दायरे को विस्तार देती है, क्योंकि अब आप लोग स्नातक होने जा रहे हैं। स्कूल की में जब तक आप थे 12th में आपको बच्चा माना जाता था, लेकिन जैसे ही आपने फर्स्ट ईयर में कदम रखा है तो इस समय अब आपकी गिनती बड़ों में आने लगी है। तो उसी हिसाब से हमें अपने पाठ्यक्रम को जब हम बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे उस शब्दावली को जो राजनीति विज्ञान की थोड़ी क्लिष्ट शब्दावली है तो उसे समझने का आप लोग प्रयास करें। और जब कभी भी कोई शब्द ऐसा होता है गंभीर शब्द जिसमें जटिलताएं होती हैं, तो वैसे तो मैं आपको कर ही देती हूँ क्लासीफाई उसको और पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी यदि मेरे प्रयासों में कोई कमी रहे जो आपको समझ में ना आए तो आप तुरंत कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मुख्य कार्यपालिका प्रधान को चुनने की विधि। तो मुख्य कार्यपालिका प्रधान जो हम पढ़ रहे थे कि कार्यपालिका क्या होती है, कि कार्यपालिका सरकार का वह महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को कार्यान्वित करती है और कार्यान्वित करने के बाद उसको एक ठोस आधार भी प्रदान करती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति से लेकर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या कार्यपालिका से संबंधित व्यक्ति होते हैं, एक सिंपल पुलिस मैन भी, निम्न कर्मचारी भी कार्यपालिका का सदस्य होता है। यानी प्रशासन से संबंधित समस्त कर्मचारी अधिकारी सर्वोच्च पद से लेकर निम्न पद तक सभी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। लेकिन कार्यपालिका प्रधान यदि भारत की हम बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। तो वो राष्ट्रपति चुनने की विधि क्या है? अलग अलग राष्ट्रों में कार्यपालिका प्रधान अलग अलग होते हैं। जैसे जहां पर राजतंत्र है वहां पर कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राजा या सम्राट होगा। जहां पर ना राजा है ना सम्राट है, जनता द्वारा चुनी गई जो व्यवस्था है उसके हिसाब से, जैसे हम जानते हैं कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में कार्यपालिका जो प्रधान होता है उसमें लोकतंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था होने की वजह से अभी सब जगह लोकतंत्र चल रहा है और सभी जगह अधिकांशतः राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका प्रधान कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राजा। जहां पर राजतंत्र है वहां राजा।
वैसे सभी जगह लोकतंत्र आ चुका है, लगभग कुछ एक राष्ट्र ही हैं जहाँ पर राजतंत्र और लोकतंत्र को साथ साथ अपनाया गया है, लेकिन अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्र ही है। तो मुख्य कार्यपालिका प्रधान को चुनने की 5 विधियां रजिस्टर्ड है और इन 5 विधियों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसा पहला है वंशानुगत, दूसरा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, तीसरा है परोक्ष निर्वाचन या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, नंबर 4 है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन और नंबर 5 है मनोनयन। तो जैसा जैसा इसके नाम से कुछ हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, किस रूप में, लेकिन फिर भी हम बारी बारी से एक एक को पढ़ते हैं। पहला है वंशानुगत। तो वंश का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, कुल या वंश जिसका शासन चल रहा है। जैसे अपने इतिहास की हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य चल रहा है या जो भी और भी गुप्त साम्राज्य चल रहा है या मुगल साम्राज्य चल रहा है, जब हम उसकी बात करते हैं साम्राज्य की, तो उसी वंश का व्यक्ति, वंश की जो परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उसका सम्राट चुना जाएगा, यानी कार्यपालिका प्रधान चुना जाएगा वंश परंपरा के अनुसार। सामान्य सी बात है, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में राजतंत्र जब था तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था। जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मृत्यु के उपरांत किसे चुना जाता था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसे ही उसका उत्तराधिकारी चुना जाता था। लेकिन भारत में बहुविवाह की भी व्यवस्था रही है, बहुविवाह प्रचलन में रहा है, जहां पर एक से अधिक रानियां होती थी और एक से अधिक रानियां होने की वजह से वंशानुगत जो परंपरा थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं डगमगाने लगी और उन व्यवस्थाओं में कभी ज्येष्ठ पुत्र तो कभी ज्येष्ठ की जगह छोटा या मझला पुत्र भी शासन करता हुआ पाया गया है। और कभी कभी तो एक उदाहरण रजिया सुल्तान का कि पुत्री उस समय क्या बनी थी, वंशानुगत कार्यपालिका प्रधान बनी थी। रजिया सुल्तान की मैं बात कर रही हूँ। तो धीरे धीरे पहले तो ज्येष्ठ पुत्र की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आ गया और योग्य उत्तराधिकारी की व्यवस्था हो गई। अब वो योग्य उत्तराधिकारी बड़ा नहीं होकर मझला भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, लेकिन वंश वही रहेगा। तो वंशानुगत का अर्थ है वंश की परंपरा के अनुसार, कि जब कभी कार्यपालिका प्रधान को चुनने की बात होती है तो पुस्तकें क्या कहती हैं कि इसकी अवधि आजीवन रहती है तथा इनके निधन होने के बाद उसी वंश का व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है और इनकी नियुक्तियों का लाभ भी यह होता है कि बार बार निर्वाचन नहीं करवाना पड़ता है। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम और डेनमार्क इसके उदाहरण रहे हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो आजीवन रहता है, कि जब तक जीवित है तब तक वो उसका कार्यकाल है। और इसका बड़ा फायदा होता है कि बार बार जो निर्वाचन की प्रक्रिया में पैसा लगता है या समय लगता है उसकी बचत हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी परंपरा रही है। और ये ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, इन जगह ये व्यवस्थाएं चालू है। लेकिन अभी इन व्यवस्थाओं में भी इसकी जगह भी बदलाव आ चुका है और पूर्ण राजतंत्र के रूप में अब वहाँ की शासन व्यवस्था नहीं चलाई जाती है। वहाँ पर राजतंत्र और लोकतंत्र साथ साथ चल रहे हैं और व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर देखा गया है। दूसरी जो चुनने की विधि है वो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, कि जनता स्वयं अपने कार्यपालिका प्रधान को चुनती है।
जनता स्वयं वोट देकर अपने कार्यपालिका प्रधान को चुनती है। और ये जो निर्वाचन है प्रत्यक्ष रूप में जनता स्वयं जाकर प्रत्यक्ष रूप में उसे निर्वाचित करती है, जनता उसे समझती है और सुनती है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में यदि हम देखें तो कई जगह ऐसा होता है कि कार्यपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदाताओं के मतों के आधार पर होता है और इनकी समय अवधि निश्चित होती है। मैक्सिको, ब्राजील और बोलिविया में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया है, जिसमें स्वयं जनता भागीदार होती है और स्वयं प्रत्यक्ष रूप में वहां जाकर वोट डालते हैं। लेकिन जो इनकी कार्यपालिका प्रधान की जो नियुक्ति है उसका समय निश्चित होता है। यहाँ पर आजीवन है कि जब तक वो जीवित रहेंगे, कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्यकाल निश्चित होता है। अगला है परोक्ष निर्वाचन या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने जाकर और परोक्ष का अर्थ होता है सामने से नहीं, किसी के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये जो है परोक्ष निर्वाचन या फिर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका अर्थ ये होता है कि जनता स्वयं नहीं जाकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यपालिका का चुनाव करती है। जैसे भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव किसमें से होता है? जो व्यवस्थापिका के दोनों सदन हैं, व्यवस्थापिका के दोनों सदनों और राज्य सरकारों के दोनों सदनों को मिलाकर जितने भी सदस्य जो मंत्रिमंडल के शामिल होते हैं वो सभी मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ भारत में? प्रत्यक्ष नहीं होकर परोक्ष रूप में होता है कि जनता एक जनता जाकर अपना वोट नहीं डालती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, कि प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में जब जाते हैं तो उनका चुनाव जनता करती है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष निर्वाचन के रूप में होता है। कई देशों में प्रधान कार्यपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन एक विशिष्ट मंडल द्वारा किया जाता है और इस पद्धति में पहले एक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाती है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं और ये ही निर्वाचित सदस्य प्रधान कार्यपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जैसे भारत और अमेरिका में ऐसी ही व्यवस्था है, जहां पर जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही कार्यपालिका प्रधान या कार्यपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। और कुछ जगह इस व्यवस्था को थोड़ा सा और डाइवर्ट कर दिया गया है कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये भारत में और अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था है। अगला है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। कुछ राष्ट्रों में कार्यपालिका प्रधान को व्यवस्थापिका के सदस्य चुनते हैं और व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका के सदस्य का नाम घोषित कर दिया जाता है और बाकी लोग सब उसको सहमति दे देते हैं। तो ऐसा निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की श्रेणी में आता है कि इस व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारियों का निर्वाचन करते हैं। जो वर्तमान में व्यवस्थापिका है उसी के सदस्य कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारियों का निर्वाचन करते हैं और विधायिका के दोनों सदनों द्वारा कार्यपालिका अध्यक्ष या समिति का चुनाव होता है। जैसे स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था है कि व्यवस्थापिका में से मुख्य रूप से संघीय परिषद कहते हैं, वहां पर कार्यपालिका की जो व्यवस्था है उसको संघीय परिषद कहा जाता है। मैंने पहले भी शायद बताया है कि स्विट्जरलैंड में एक राष्ट्रपति नहीं होता है, वहां पर संघीय परिषद में 7 राष्ट्रपति होते हैं। उन 7 राष्ट्रपतियों का जो
पद है वो 1 साल अध्यक्ष के रूप में और बाकी 6 साल जो होते हैं वो पद समान कार्य संघीय परिषद के सदस्य के रूप में वो कार्य करते हैं। संघीय परिषद में 7 लोग समान योग्यताओं वाले होते हैं जिनका चुनाव व्यवस्थापिका द्वारा होता है। व्यवस्थापिका वही जो हमने कल पहले पढ़ी थी, उसी व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव होता है। स्विट्जरलैंड की बात हो रही है तो स्विट्जरलैंड में उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, संघीय परिषद। ये एक संघ के रूप में होती है। क्या कार्यपालिका की जो एक प्रधान होता है वो एक व्यक्ति नहीं होकर एक परिषद के रूप में कार्य करता है। 1 साल अध्यक्ष रहता है, बाकी जो और 6 होते हैं वो सामान्य अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, सहयोगी के रूप में राष्ट्रपति के। फिर अगला साल जब आता है तो जो व्यक्ति अभी अध्यक्ष है वो दूसरे का नाम नॉमिनेट कर देता है और फिर वो व्यक्ति अध्यक्ष हो जाता है और ये व्यक्ति जो अभी कार्यपालिका का प्रधान है वो सामान्य सहयोगी के रूप में जैसे बाकी 6 कर रहे हैं वैसे कार्य करता है। फिर दूसरे का पूरा साल हो जाता है, फिर वो किसी तीसरे का नाम नॉमिनेट करता है। इस तरीके से साल दर साल 1 साल अध्यक्ष के रूप में और बाकी के साल सामान्य सहयोगी या संघीय परिषद के सदस्य के रूप में वो कार्य करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की व्यवस्था है। अगली और अंतिम विधि है मनोनयन। इस विधि का नाम आपने सुना होगा कि मनोनयन का अर्थ होता है जिसका चुनाव मन से कर दिया जाए, स्वयं अपने तरफ से ही उसका चुनाव कर दिया जाए, कि जनता स्वयं ही चुनकर किसी का नाम मनोनीत कर देती है और उसे हम राष्ट्रपति के पद पर बिठा देते हैं। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लें कि यदि आपकी क्लास की मॉनिटर का चुनाव करना हो कि क्लास का मॉनिटर कौन होगा, तो उसमें कोई वोटिंग थोड़ी करवाई जाएगी कि कुछ लोगों ने मिलकर किसी स्टूडेंट का नाम मनोनीत किया कि इस व्यक्ति को मॉनिटर बना दिया जाए और फिर वो मॉनिटर का जो नाम जिसने प्रपोज किया है उसको और लोग सहमति दे देते हैं कि हाँ यही ठीक है मॉनिटर के लिए, तो उस व्यक्ति को मनोनीत करके मॉनिटर का पद दिया जाता है। तो ऐसी ही व्यवस्था कार्यपालिका प्रधान के लिए भी अपनाई जा सकती है। कई जगह कार्यपालिका अध्यक्ष का मनोनयन भी होता है। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी। उस समय में जब हमारा स्वतंत्र नहीं था भारत, तब स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी। और वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कभी कभी जनता की इच्छा का, तो कभी राष्ट्रपति के निजी परिचितों का, तो कभी उसके स्वयं विवेक का परिणाम होती है। कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तब तो इंग्लैंड का जो सम्राट होता था वही गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता था। लेकिन उसके बाद में यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो कार्यपालिका भारत की, तो कार्यपालिका प्रधान चुनने की विधि तो अलग है। कौन सी है? परोक्ष निर्वाचन या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की। लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल कौन होते हैं? ये राज्य के उच्च पदाधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति कौन होता है? केंद्र का उच्च अधिकारी होता है कार्यपालिका का। और राज्यों का क्या होता है? मुख्य अधिकारी राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस विधि से? मनोनयन की विधि से। कभी तो मनोनयन राज्यपाल के नाम के लिए जनता ही स्वयं कोई नाम मनोनीत करती है, ऐसा व्यक्ति जो काफी प्रभावी हो, जिसने अपने राज्य के लिए कुछ विशिष्ट योगदान दिया हो उसकी प्रगति के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम जनता स्वयं नॉमिनेट करती है कि इसे राष्ट्रपति मनोनीत कर दे
राज्यपाल के रूप में। कई बार ऐसा होता है कि जो राष्ट्रपति के निजी जानकार होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नॉमिनेट करते हैं और फिर राष्ट्रपति उसे राज्यपाल के पद पर घोषित करता है, नियुक्ति कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति स्वयं अपने स्व विवेक से ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जिसे पूर्व से वो जानता हो, समझता हो और उसकी विशिष्ट कार्य विधियों पर उसकी कड़ी नजर रही हो। और यदि उसके स्व विवेक से यदि वो देखता है कि यह व्यक्ति राज्यपाल के लिए उपयुक्त रहेगा तो फिर वो उस व्यक्ति का मनोनयन कर पद की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से हमने आज 5 विधियों द्वारा कार्यपालिका प्रधान को चुनने की विधियां पढ़ ली है।